नमस्कार दोस्तों। आज का परिचर्चा है उत्तर प्रदेश 2022 का चुनाव। जनता की मुद्दा क्या है, इस विषय पर है। जो राजनीतिक पार्टियां हैं सिर्फ आरक्षण को लेके ही तमाम बातें करती हैं। जो भी देखो, जब भी देखो, सिर्फ आरक्षण। लेकिन जो मछुआ समाज है उसके और भी अधिकार हैं और भी उनके समस्याएं हैं। उसका समाधान क्या होगा, इस पर उनका कहीं कोई सोच नहीं रहा है। जैसे नदी अधिकार हो गया है, सामाजिक न्याय है, आर्थिक पिछड़ेपन का कारण क्या है, और तमाम ऐसे मुद्दे हैं। जो बनारस वगैरह में जो नौका वगैरह चलती हैं उस पर सरकारी जो नीतियां हैं उससे उनका कितना नुकसान हो रहा है, इस विषय पर कोई जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो मुद्दे नहीं उठा रहे हैं। मछली मारने में जो पुलिसिया का उत्पीड़न हो रहा है, विगत कई महीना पहले आपने देखा होगा कि आके कितनी जाति कितनी बदमाशी करते हैं, मछली मारने नहीं देते हैं। जो नदी के किनारे जो भाजी तरकारी या खरबूजा बोते हैं इस तरह का, उस पर भी जो बाढ़ है और तमाम जो आपदा है उससे वो कितना बड़ा नुकसान होता है जो मछुआ समाज है। ये तमाम जो सब विषय है, इस विषय पर हमारे नेताओं को बात करना चाहिए और इस पर वो बात नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है कि जो जनता का मुद्दा है, जनता के मुद्दा है, उस मुद्दे को कहीं ना कहीं वो भटक रहे हैं, या तो उस तरह की सोच नहीं है। तो इसी सब विषय को लेके आज हम परिचर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं इंजीनियर बबन प्रसाद जी। मैं बबन प्रसाद जी से जानना चाहता हूँ कि क्या वजह है कि जो पार्टियां हैं जो मछुआ समाज से बिलोंग करती हैं ये इन मुद्दों से कतराती हैं, इसके पीछे का वजह क्या है? देखिए, इसके पीछे एक ही वजह है कि कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम जो बातें कह रहे हैं वो सही है कि गलत है। और इसका कारण जो है लॉक ऑफ नॉलेज, नॉलेज की कमी है। वो भारत के संविधान के बारे में पूर्ण रूप से नहीं जानते हैं। और भारत के संविधान के अलावा जैसे कि ओबीसी का आरक्षण लागू हुआ तो मंडल कमीशन के सिफारिश से हुआ। मंडल कमीशन के क्या क्या सिफारिश था, उस सिफारिशों में क्या क्या लागू हुआ, क्या नहीं लागू हुआ और क्या लागू होना चाहिए। संविधान में वैसे ही अनेक व्यवस्था की गई है। जैसे कि जब संविधान बना तो देश तुरंत आज़ाद हुआ था अंग्रेजों से। और अंग्रेजों के शासन होने के कारण जो है वो समाज को कई भागों में बांट चुके थे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, जनरल और इसके अलावा भी अनेक चीज़ों में वो बांट दिए थे। जब संविधान बना तो संविधान में तत्कालिक परिस्थिति के अनुरूप कुछ व्यवस्थाएं की गई, जिसमें कि मुस्लिम के लिए जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू किया गया कि वो अपने रीति रिवाज के अनुसार शादी विवाह करेंगे। उसके बाद से हिंदू बिल था, हिंदू लॉ था, उसके अनुसार होगा। लेकिन उसके साथ ही व्यवस्था ये भी किया गया कि समय के मैच्योरिटी के साथ जो है कॉमन सिविल कोड जो है होगा, कॉमन एक रूल सबके लिए जो होगा। लेकिन ये जो है बड़े बड़े जो नेता हैं किसी भी पार्टी किसी भी समाज के, तो वो इसको लागू नहीं करना चाहते हैं क्योंकि वो जो है समाज को बांट के जो है अपना शासन करते हैं। तो उसी तरह से जब अपने समाज के जो नेता है उनको जो है वर्तमान संविधान में क्या दिया गया है और जो सिफारिशें थी, जैसे कि मंडल आयोग हमने बात किया उसमें क्या क्या सिफारिश किया है, और उसके अलावा जो अंग्रेजों का जो शासन था, अंग्रेजों ने अपने शासन व्यवस्था में क्या कैसे किया और उसके पहले क्या शासन व्यवस्था है, उसका ऐतिहासिक ज्ञान रहेगा तो उस चीज पर जो है वो लड़ेगा। और इसके अलावा दूसरा जो है कि जो अपने समाज को नेता है उनके पास जो है दुनिया के अंदर तमाम अधिकार के लिए लड़ाइयाँ लड़ी गई है और आज भी जो है
लड़ा जा रहा है। जैसे कि अभी जो है आप सीरिया में देखेंगे कि सीरिया में जो है आंदोलन हुआ है, तो हमारे जो समाज के जो नेता है उस आंदोलन को भी नहीं पढ़ते हैं, ना इंटरनेशनल मीडिया को देखते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है। तो वो उस चीज से नहीं सीख पाते हैं कि जो दुनिया के अन्य देशों में जो लोगों ने अपने हक के अधिकार की लड़ाइयाँ लड़ी और उससे उनको न्याय मिला, तो किस तरीके से लड़ा गया है। भारत देश जब आजाद हुआ तो अंग्रेजों के जो शासन व्यवस्था चलता था वो चल ही रहा था, उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं था, सब ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन अंग्रेजों ने जब यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था लागू की, उन्होंने एक चीज गलती की, उन्होंने सबके लिए शिक्षा व्यवस्था लागू कर दी, और दूसरा गलती उन्होंने ये किया कि वो इंग्लिश मीडियम से कर दी। तो ये होने के कारण जो है भारत के लोग जो थे, जो शिक्षित हो रहे थे उनके स्कूलों में, वो दुनिया से जुड़ गए। वो अखबार लाते थे, अमेरिका का अखबार लाते थे, ब्रिटेन का लाते थे, रशिया का आता था, चाइना का आता था, तो लोग जुड़ गए। जब लोग जुड़े तो उनको लगा कि ये दुनिया में कई जगह क्रांति चल रहा है, इस क्रांति को ऐसे लड़ा जा रहा है, और उससे उन्होंने प्रेरणा लिया, उससे उन्होंने सीखा कि क्रांति कैसे लड़ी जाती है, किस किस बातों से कहाँ की क्रांति असफल हुई, किस किस बातों से कहाँ की क्रांति सफल हुई, और वो लड़े और वो जीत किए। उसी तरह से जो निषाद समाज के जो नेता है उनको अभी पूर्ण रूप से ये संवैधानिक ज्ञान जो है नहीं है, न उनका ऐतिहासिक ज्ञान है, न जो है इस पृष्ठभूमि का अध्ययन है, जिसके कारण जो उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। जब वो जो है अपने पार्टी में किसी बड़े मंच पर जाते हैं, कभी उनको 2-4 मिनट बोलने का मौका भी मिलता है, तो कुंठा के कारण जो है, संकोचन के कारण जो है अपने बात को वो जो है रख नहीं पाते हैं, जिसके कारण जो है आपको जो है कोई जानता नहीं था। बहुत सारे समाज में ऐसे नेता हुए जो नए नए लड़के हैं जिनसे बात होता है, तो अपने बात को रखने के लिए कांग्रेस में या बीजेपी में गए, तो कांग्रेस और बीजेपी से मिले तो वो बोला कि ये भी कोई जाति होती है। तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, या तो वो नेता कांग्रेस से बीजेपी के जो बहुत बड़ा नेता और पार्टी का अध्यक्ष सचिव पद पर रहा, या तो वो मूर्ख है कि उसको इतना भी सामाजिक ज्ञान नहीं है कि भारत में ये लोग भी रहते हैं, या तो मूर्ख वो बना रहा है। तो ये बात समझने वाली बात है, या तो दोनों ही मूर्ख हैं, दोनों को लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, मूर्ख लोग समझ नहीं पा रहे हैं। तो इस चीज को जो है जनता को समझनी चाहिए। जी जी, मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है, आजादी की 75 सालों के बाद भी जो मछुआ समाज है, जो उसके पिछड़ेपन है, उस पिछड़ेपन का कारण राजनीतिक चेतना का अभाव है या कोई और चीज है, या वो नदी जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, जैसे नदी किनारे रहते हैं, इसमें से क्या मतलब हो सकता है, या सरकार कहीं ना कहीं उनको ध्यान नहीं दी, सरकार जैसा चल रहा वैसा चलने दी, तो या हमारे जो नेतागण हैं वो सत्ता में बैठ के मलाई चाटते रहे, और कहीं ना कहीं जो समाज का जो पिछड़ेपन है, आर्थिक पिछड़ेपन और शैक्षिक पिछड़ापन जो है, इसका मुख्य वजह क्या हो सकता है? इसका बहुत सारे कारण है कि एक तो भौगोलिक कारण है कि जो हम लोगों के जाति और उपजाति है, ये ज्यादातर जो दुर्गम जगह पर रहती है, आज भी रहती है, पहले भी रहती थी। नदी किनारे रहती थी, समुद्र किनारे रहती थी, जंगल में रहती थी, तो कोल भील ये सब जंगल में रहते थे। निषाद केवट ये सब जो है आपका जो है नदी किनारे रहते थे, समुद्र किनारे रहते थे। जो लोध होते थे, बिंद होते थे, ये थोड़ा जो है नदी से दूर रहते थे, जहाँ खेती वगैरह करते थे। तो जो कोई भी प्राकृतिक आपदा आता था, जैसे कि बाढ़ आता था, जब कोई प्राकृतिक आपदा आता था तो इनके धन जन दोनों को हानि पहुंचाता था, जिसके कारण जो है इनकी
बसा बसाया जिंदगी बर्बाद होता था। दूसरा चीज की पहले भी और आज भी, खास करके पहले जो कोई दूसरा देश पर अटैक करना चाहता था तो समुद्र के रास्ते जो है या जंगल के रास्ते आता था, तो सबसे पहले इनको ही क्षति पहुंचाता था या इनसे ही जो है सामना होता था। तो वो यदि देश हार जाता था तब भी इस समाज को नुकसान पहुंचा जाता था, या जीत जाता था तब भी इनको जो अपना शत्रु समझता था। ये जो है अंग्रेजों का अध्ययन से आप जो है समझ सकते हैं। तो एक तो ये भी कारण रहा। दूसरे चीज की इनके नदी किनारे जंगल और समुद्र किनारे और इनका इन सब चीजों पर जीवन निर्भर होने के कारण जो है ये शिक्षा से दूर भी रहे। ये शिक्षा से दूर रहे तो ये देश दुनिया से मेन स्ट्रीम से जो है नहीं जोड़ पाए। तीसरा कारण जो है, जब अंग्रेज यहाँ शासन में आए तो अंग्रेजों ने रहा सहा कसर जो है इन पर जो है जन्मजात अपराध के जो है लेबर लगा के और जो है कानून बना के जो है इनका कमर तोड़ दिया, ठीक ना। उसके बाद देश आजाद हुआ। देश आजाद होने के बाद जो है अपने समुदाय का जो है मेन व्यवसाय जो है नौकायान था। पहले बड़ी बड़ी नावें चलती थी, जहाजें चलती थी, ट्रक व्रक जो है नहीं होते थे, ट्रांसपोर्टेशन की एक नाव जो है 2-3 ट्रक के बराबर जो है होता था। और जैसे जैसे देश के विकास होते गया, नदियों को पुल बनता गया और इनकी नावें जो है बेकार हो गई। नावें बेकार हो गई, ये जो है बेरोजगार हो गए, गरीबी आ गया, तो स्थिति और जो है खराब हो गई। तो आप बनारस को उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि बनारस में सरकार जो है, बनारस में नदी में सरकार जो है छोटे छोटे जो नाविक हैं उनको भगा के जो है वहाँ पर जो है ऑर्गेनाइज सेक्टर को, अडानी अंबानी या बड़े बड़े कोई भी क्रूज वगैरह डाल रहे हो सब, हाँ क्रूज वगैरह ला के जो है उनका जीवन जो है खत्म कर रहे हैं। अब सरकार जो है उस पर कर देगी तो उनको सरकार जो है किसी तरह से जो है सपोर्ट नहीं करेगी। तो मेरा ये मानना है जो हमारे समाज के नेता हैं करने जी, जो समाज के नेता हैं जब उस पार्टियों के पास जाते हैं, जब पद लेते हैं, प्रतिष्ठा लेते हैं, जब वो मान सम्मान लेते हैं, तो उनको लगता है कि शायद वो अपनी बातें दमदारी से रख नहीं पाते हैं या बहुत समझिए डरे हुए हिसाब से वहां खड़ा रहते हैं। अभी देखिए कुछ समय पहले एक पोस्टर रिलीज, एक इमेज फोटो आया था। उस फोटो में डॉक्टर संजय निषाद बीजेपी से एमएलसी बनने के लिए शपथ ग्रहण लेने के लिए तैयार थे, तो पीछे खड़ा थे और तमाम लोग कुर्सी पर बैठे हुए थे आगे। तो ऐसे में तो लगता है वो एक फोटो सेशन था, उसको हम इस तरीके से नहीं देखना चाहिए। कारण है कि बीजेपी उन्होंने ज्वाइन किया है, तो यदि आप उसमें देखेंगे तो न तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और न ही बीजेपी के कैबिनेट मंत्री या चीफ मिनिस्टर साहब इनका पद है, न तो गवर्नर है, ठीक ना। तो वो जो फोटो सेशन ऐसे समय पर होता है शपथ ग्रहण के बाद, तो चीफ मिनिस्टर या जो वरिष्ठ जो नेता होते हैं वो बैठते हैं। यदि जगह रहता है तो शपथ ग्रहण करने वाले भी बैठते हैं, अदरवाइज पीछे जो है खड़े हो जाते हैं। तो उसमें जितिन प्रसाद भी थे, डॉक्टर संजय भी थे, लोग खड़े थे। उस चीज को ऐसा नहीं लेना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जब संसद भवन में डिस्कशन होता है या जो है पार्टी के जब घोषणा पत्र लागू करना होता है, उस समय ये लोग चुप रहते हैं। जैसे बीजेपी ने आपके आरक्षण के बात कही, लेकिन इस चीज को घोषणा पत्र में रखते हुए भी ये लोग लागू नहीं करवा पाए, ठीक ना। तो ऐसे तमाम चीजें हैं। ये जो है दो चीज है कि पहली चीज की हम ज्यादा बोलेंगे तो कहीं हमारा टिकट न कट जाए, ठीक ना। ये सब चीजें के डर की वजह से जो है लोग जो है नहीं बोलते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आप
अपनी बात को तर्क के साथ रखते हैं तो ना तो आपकी टिकट कटने वाली है और न तो आपके डिमोशन होने हैं। पार्टी करेगी नहीं करेगी, लेकिन आपके बातों में तर्क है, दम है, तो आपको पार्टी रिस्पांसिबिलिटी दे के जो है आगे बढ़ाएगी। बिल्कुल लेकिन सही आप में बात है, दम होना चाहिए। तो दम वही होना चाहिए। लॉक ऑफ कॉन्फिडेंस, लॉक ऑफ नॉलेज की वजह से जो है उनके लॉक ऑफ कॉन्फिडेंस है। लॉक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से वो अपनी बातें जो है नहीं रख पाते हैं, जिसके कारण जो है आप तो अपना नेता समझ के भेजते हैं, उनके पीछे पीछे चलते हैं, भीड़ लगाते हैं, लेकिन जो है वो आपकी बातें वहां तक जो नहीं पहुंचा पाते। जी, मेरा 2 प्रश्न है दोनों पार्टी को लेके, खास कर ऐसे तो निषाद समाज में बहुत सारी पार्टियां हैं जो दावा करती हैं कि मछुआ समाज को मैं रिप्रेजेंट करूंगा या कर रहा हूं या उनके अधिकारों पर लड़ाई लड़ूंगा, लेकिन घुमा फिरा के वो आरक्षण तक ही रह जाते हैं। ऐसे में मैं दो दो प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं। प्रश्न पहला है कि आज के परिप्रेक्ष्य में निषाद पार्टी का भविष्य क्या है और सेम वीआईपी पार्टी का भविष्य क्या है? आप क्या देखते हैं दोनों में? जब निषाद पार्टी जहां तक है निषाद कि पार्टी के तो जी 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 निषाद पार्टी के बारे में हम नहीं बोल सकते हैं। कारण ये है कि उनकी जो नीति है और उनका जो कार्य है दिख नहीं रहा है, क्योंकि उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करके उनका अध्यक्ष जो है निषाद पार्टी का अध्यक्ष विधान परिषद में जीते हैं और उनके बेटे जो है भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर उसके सदस्यता लेके जो है सांसद है, ठीक ना। तो 2 सीटें वो जीते तो दोनों एक ही परिवार में गया, पहली बात। दूसरी बात की बीजेपी के चुनाव चिन्ह से गया। तीसरी बात की जो भी एजेंडा था जनता की निषाद समाज उसमें से एक भी लागू नहीं करवा पाए, ठीक ना। और सबसे बड़ी बात है कि वो दूसरी पार्टी के सदस्यता ले लिए, अपने पार्टी के चुनाव चिन्ह पर नहीं चुनाव लड़ रहे हैं। तो 1 2 3 चुनाव 4 2013 के बाद देखेंगे तो 2-3 चुनाव हो गया ना, 3 चुनाव हो गया। 3 चुनाव में एक भी चुनाव उन्होंने चुनाव नहीं लड़े, तो अब उनका तो चुनाव चिन्ह भी खत्म हो गया होगा, ठीक ना। क्योंकि हर चुनाव का जो है एक आपका वोट परसेंटेज गणना होता है और उस वोट परसेंटेज के हिसाब से आपका चुनाव चिन्ह जो है कंटिन्यू किया जाता है। तो आपके एक देखिए कोई भी पार्टी जो है राजनीति चुनाव आयोग के अनुसार जो है तीन तरह की होती है। एक जो होती है राष्ट्रीय दल होता है, दूसरा जो है क्षेत्रीय पार्टी जिसको राष्ट्रीय पार्टी करते हैं, और चौथा जो होता है रजिस्टर्ड पार्टी होता है। न राजकीय पार्टी होता है, न क्षेत्रीय पार्टी होता है, न राष्ट्रीय पार्टी होता है। वो जो है रजिस्टर्ड पार्टी होता है। केवल उसका आयोग में एक रजिस्ट्रेशन होता है, एक रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है, ठीक ना। तो वही चीज है, उनके पार्टी जो है रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड है, लेकिन वो 10 साल से चुनाव नहीं लड़े, तो 15 साल से अपने चुनाव चिन्ह पर 2013-14 के बाद से। तो वो भी चुनाव, हमको नियम नहीं पता है, चुनाव आयोग के अनुसार जो रजिस्ट्रेशन भी माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, तो वो भी एक शंका है। तो जो पार्टी ये एग्जिस्ट नहीं करती है तो उस पार्टी के राजनीतिक भविष्य के बारे में आप क्या कह सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो दूसरा मुझे चीज लगता की जी 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 दूसरा चीज ये कि डॉक्टर जो है के पास जो है निषाद समाज के युवा वर्ग के लिए उनके पास कोई दूरदृष्टि नहीं है। उनके पास दूरदृष्टि के अनुसार जो है एक शब्द भी नहीं है बोलने के लिए कि निषाद समाज का जो है भविष्य कैसे उज्जवल होगा। उनके पास सिर्फ एक सपना है कि राजा का बेटा हो, तुमको राजा बनना है और तुमको ये करना है ना।
और न तो उनके पास अब राजनीतिक पार्टी है, ना तो एजेंडा है, तो न तो राजा बना पाएंगे, न तो उनके पास समाज के लिए दूरदृष्टिता के हिसाब से कोई जो है एजेंडा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो जबकि लोग वीआईपी पार्टी का बोलिए हम्म, बोलिए। नहीं नहीं, मैं यही कह रहा था कि इस लोकतंत्र में जो राजा वाला कंसेप्ट है वो तो एग्जिस्ट होता ही नहीं है। तो राजपाट लेना, राजा बनना, इस तरह से उदाहरण दे के अगर समाज के जो युवा है, जनता है, उनको समझाया जा रहा तो कहीं न कहीं वो तो शुरुआत में गुमराह हो जा रहे हैं। मेरा एक आशंका है और डाउट है, उस पर भी थोड़ा आप अपनी बात रखिए कि जो तमाम कार्यकर्ता है निषाद पार्टी का, जौनपुर है, बनारस है और भी जगह है, ऐसे में अगर पार्टी का जो अध्यक्ष है वो खुद ही बीजेपी में विलय हो जा रहे हैं, तो उन कार्यकर्ताओं का भविष्य क्या? पार्टी का भविष्य तो समझ में आ रहा है, तो कार्यकर्ता क्या करेंगे फिर? वो तो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, वो तो राजनीति से कहीं ना कहीं उनको नफरत हो जाएगा। या उनके पास और भी कोई विकल्प है? देखिए, अब मैं निषाद पार्टी के बाद वीआईपी के मैं बोलता हूँ। वीआईपी बिहार में अपने चुनाव चिन्ह पर उसने चुना लड़ा, और मुकेश खुद हारे, लेकिन उनके 4 सदस्य जो है जीते। उसके बाद से वो जो है बीजेपी मतलब एनडीए के सहयोग से विधान परिषद में गए और मंत्री बने। तो वो अपने पार्टी को जो है कंटिन्यू रखे। इतिहास उठा के देखेंगे, राजनीति में जो लड़ाई लड़ा है दुनिया में कहीं भी, तो व्यक्ति नहीं लड़ा है, एक पार्टी, एक इंस्टीट्यूशन लड़ी है। ठीक ना? तो मुकेश सहनी के साथ सबसे बड़ा पॉजिटिविटी क्या है? उनके पास पार्टी है। ठीक। अब दूसरा पॉजिटिव क्या है कि एक राज्य से निकलकर दूसरे राज्य में वो राजनीति करने आए, तो वो अपने पार्टी की विस्तार कर रहे हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। वो बिहार से निकल के और पार्टी के उत्तर प्रदेश में विस्तार किए। अब बिहार के बाद जैसे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में भी चुनाव होता तो वहां भी वो जा सकते हैं। तो उनका पार्टी जो है बढ़ रहा है, दिन पर दिन जो है बढ़ रहा है। तो जो राजनीति में एक पार्टी चाहिए, एक इंस्टीट्यूशन चाहिए लड़ने के लिए, तो वो एक उनके पास कायम है। दूसरा चीज की वो विस्तार कर रहे हैं। तीसरा चीज की मुकेश सहनी के पास दूरदृष्टिता भी है, और नौजवानों के भविष्य के लिए भी योजना है। जैसे कि मैं आज एक स्पीच सुन रहा हूँ, मेरे पास किसी ने मोबाइल पर व्हाट्सएप में भेजा था, तो वो बात में उन्होंने एक बात भी जोड़ा, और ये बात हमको बहुत पसंद इसलिए आया कि ये स्पीच सुनने से पहले मेरे दिमाग में ये बात आया था कि ये बात मैं मुकेश को जो है मैं कहूँगा कि आप जो है हर मीटिंग में आप जो है इस बात को जो है रखिए। ठीक ना? लेकिन आज मैं स्पीच सुना था, आज वो इस बात को जो है वो रख रहे थे कि समाज के व्यक्ति जो वहाँ मीटिंग में गए थे उनसे बोले वो कि भले तुम एक रोटी कम खाओ, लेकिन अपने बच्चे को एजुकेशन जरूर दो। ठीक ना? तो वो व्यक्ति जो है एक युवा वर्ग के लिए भविष्य वो दृष्टिकोण जो है रख रहे हैं। ये मैसेज तो बहुत अच्छा है दिखा रहा है जी। इस नेता के पास जो है एक दूरदृष्टिता है, और समाज के युवाओं के लिए उसके पास एक योजना है, और दूसरी की चिंता भी है कि बच्चे को जो है एजुकेशन जो है लेना चाहिए। बिना एजुकेशन के वो कुछ नहीं कर सकता है। जबकि डॉक्टर संजय को या निषाद पार्टी के किसी नेता को एक शब्द इस पर हमने बोलते हुए जो है नहीं सुना है। ठीक ना? तो ये है। दूसरा चीज, आज मैं यदि वीआईपी वाले यदि सुनेंगे हम लोगों को बातों को, तो एक चीज और भी कहूंगा कि वीआईपी अपने युवाओं को जोड़ रही है। तो जो खास करके कंपटीशन की तैयारी करने वाले जो शहर है, जैसे कि पटना हो गया, इलाहाबाद हो गया, कोटा हो गया, दिल्ली हो गया, ये कुछ 5-7-10 शहरों में जो है एक 2-2 3-3 लाख रुपया लगेगा एक डिजिटल लाइब्रेरी खोले,
और डिजिटल लाइब्रेरी खोल के वहाँ बच्चों को दे दें, वो बच्चे उसको मेंटेन करेंगे इंटरनेट वगैरह के खर्चा, और वहाँ पर जो है उसको उपयोग करके वो जो है पढ़ेंगे। और वो लाइब्रेरी टोटली डेडिकेट कर दे निषाद समाज के बच्चों को। इलाहाबाद में तमाम निषाद समाज है, घर है, कोई भी 1-2 रूम दे सकता है, इसमें इलाहाबाद में दे सकता है, बनारस में मिल सकता है, पटना में। और इस चीज को काम वो यदि करेंगे तो हम लोग भी उसमें सहयोग करेंगे। वो फाइनेंशियली सहयोग करना हो या टेक्निकली करना हो या जैसे भी करना हो, तो ऐसा करना चाहिए। क्योंकि देखिए हम लोगों को निषाद समाज में, हम लोगों के समाज में ये चीज की जरूरत है। यदि राजनीति करना है, लोगों को सशक्त करना है, देश का भविष्य उज्जवल करना है, तो हम लोगों को जरूरत है कि हम लोग लाइब्रेरी खोलें, बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करें। और एक नेता जो है ये बोल रहा है, और मुकेश सहनी, वो पहले बोलता है कि मैं 8वीं पास हूँ, 5वीं पास हूँ, और कितने 12, 13, 14 साल की उम्र में मैं गया वहाँ, मेहनत करके पैसा कमाया और एक अच्छा जीवन जिया। अच्छा जीवन जीने के बाद मैं समाज में काम करने गया, तो उसके बाद वो व्यक्ति बोलता है, रिक्वेस्ट करता है कि मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि 1 रोटी कम खाए, अपने बच्चे को पढ़ाए। तो बहुत बड़ी बात वो अपने जीवन से सीखा है। ये सोचने वाली बात है कि वो आदमी अपने जीवन से सीखा है, ठीक ना, वो फ्रॉड नहीं कर रहा है। यहाँ तो वो बहुत ईमानदार है, ठीक ना। तो ये चीज जो है मुकेश सहनी, इसलिए मैं वीआईपी को बोल रहा हूँ कि वीआईपी आगे तक जाएगा। क्योंकि वीआईपी के पास दोनों चीज है, उसके पास पार्टी है, पार्टी को विस्तार भी कर रहा है, और उसके पास दूरदृष्टिता भी है। मैं एक बात नौजवान को जी, मैं एक बात आपसे मतलब ये करना चाहूंगा। मैं उनकी भाषण जो भी स्पीच होता है, जहां जहां भी उनका कार्यक्रम होता है, मैं तो सुनता ही हूँ उस चीज को। लेकिन मैं देखता हूँ जो भी स्पीच होता है सब कॉमन है, चाहे उनके और भी नेता हो, यहाँ के उत्तर प्रदेश के तमाम जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और भी जो नेता हैं यहाँ पर, मैं देखता हूँ कि उनके भाषणों में एकदम समानता रहता है। इलाहाबाद वही बोलेंगे तो बनारस भी वही बोलेंगे, अयोध्या में भी वही बोलते हैं। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे आप बीजेपी ले लीजिए या कांग्रेस ले लीजिए, वो जहां जाते हैं, जिस जिला में जाते हैं, उस जिला की समस्याओं और वहाँ की जो बेसिक जो लोकल जो समस्याएं होते हैं, जो वहाँ के लोग होते हैं, उनके बारे में वो अपनी बातें रखते हैं, समस्याओं का समाधान का वादा करते हैं। लेकिन मैं वीआईपी पार्टी हो गया, निषाद पार्टी हो गया, कहीं कहीं मैं देखता हूँ कि ये रट्टा मार होता है इनका स्पीच है। बाई चांस कहीं एक आध मुद्दे इधर उधर से कहीं जोड़ दिए जाते हैं, अगर वो इलाहाबाद में या प्रयागराज में जो देंगे वही बनारस में देते हैं। अब पिछले समय मुकेश सहनी जी का वीआईपी पार्टी का जो रैली हुआ था वहां पर बनारस में तमाम समस्याएं हैं नाविकों के लेके। बनारस में जो नावें चल रही हैं उसमें तमाम सरकारी ऐसी योजनाएं हैं जो कहीं न कहीं मछुआ समाज के खिलाफ है, और जो उनको न्याय नहीं मिल रहा है, मछली मारने पर उनको तमाम प्रतिबंधें लगाई जा रही हैं। ये मुद्दे जो हैं निषाद पार्टी के जो नेतागण थे, जो भाषण देते उसमें गायब था। और आज अयोध्या में भी उनका स्पीच हुआ है। अयोध्या में भी देखा जाए तो सिर्फ एक ही मुद्दे को लेके चल रहे हैं, आरक्षण और यही सब चीज। लेकिन ऐसे तमाम मुद्दे हैं, तो क्या इस चीज की नासमझी है, या मतलब कहीं कोई उनको एडवाइस नहीं कर रहा है कि भाई आप जाइए अगर गोरखपुर में, तो जैसे आज सोनिया गांधी जी का जो आज रैली था गोरखपुर में, उन्होंने मछेंद्र नाथ की राम पर यूनिवर्सिटी बनाने का वादा किया, निषादों पर हो रहे अत्याचारों का भी जिक्र किया, और वहां पर उसको पता है कि वहाँ गोरखपुर और जो क्षेत्र है वो निषाद बहुल इलाका है। उन्होंने निषादों को एकदम केंद्र बिंदु में रख के फोकस किया, और तमाम जो निषादों का अधिकार है, जैसे कि मछली पालन को उन्होंने एक कृषि का दर्जा दिया, जो भी उसका लाभ मिलेगा उनको दिया जाएगा। तमाम ऐसे मुद्दों पर प्रियंका गांधी ने बात किया। इस तरह का जो स्पीच होता है, इस तरह से जो मुद्दों का पकड़ होता है हर जिलों में, हमारे नेताओं में नहीं दिखता है। वजह इसका नहीं, देखिए मुकेश के आज के मैं भी भाषण सुना हूँ, हमारे पास आया था। और जो जैसे कि इलाहाबाद वाला नाव
तोड़ा गया था या बनारस में, उसने इसको जिक्र किया है कि हम उस अधिकार के लिए लड़ रहे हैं कि हमारे नाव तोड़ी गई और हमारे इस टाइप की चीजें उन्होंने बोला है, ठीक ना। वो इस बात को जो है उठा रहे हैं, ठीक ना, हर जगह उठा रहे हैं। और देखिए अभी जो मुकेश सहनी बोल रहे हैं, 10 जगह भाषण दे रहे हैं और 10 जगह कुछ बातें उनको 50% बातें रिपीट है, ठीक ना। ये अच्छा है, इसलिए अच्छा है कि एक बार आदमी सुनता है तो भूल जाता है, लेकिन 10 बार उसको सुनाओ तो वो भूलेगा नहीं। तो आपको जो है अपने लोगों को कैटराइज कर रहे हैं, वो देखिए वो मास में कैटराइज कर रहा है, एक एक घर जाके गांव जाके नहीं कर रहा है, वो मास में लोगों को कैटराइज कर रहा है। और ये एक बहुत अच्छी साइन है वो कर है। और वो हर मुद्दा उठा रहा है, वो बनारस वाला भी मुद्दा उठाया, इलाहाबाद भी उठाया, और वो लड़की के साथ जो कांड हुआ था वो भी उठाया, फूलन देवी की भी बात उन्होंने रखा, ठीक ना। उन्होंने जो आरक्षण के बात हुआ तो उन्होंने बोला कि एक देश एक प्रधानमंत्री, ठीक ना, तो एक कानून क्यों नहीं। मतलब यदि वो ये भी बोला कि वेस्ट बंगाल में वो शेड्यूल कास्ट में है, तो वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड का भी एक राज्य हुआ करता था, बाद में डिवाइड हुआ, तो फिर ये सभी समाज को एक आरक्षण क्यों नहीं मिला। दिल्ली का मलाह को मिल रहा है तो उत्तर प्रदेश का मलाह को क्यों नहीं मिल रहा है, हरियाणा को क्यों नहीं मिल रहा है। वो ये नहीं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहा है तो उत्तर प्रदेश की बात है, वो झारखंड की भी बात कर रहा है, हरियाणा की भी कर रहा है, एमपी के भी कर रहा है। धीरे धीरे जो है और वो धीरे धीरे बढ़ेंगे, ठीक ना। तो वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो चल रहा है, ये अच्छी बात है। एक बार बहुत सारी चीजें अपने सर पर लाद के बोझ बनाने के बजाय जो है हम एक एक जो है अपना जो है करें, और ये अच्छी साइन है, अच्छी साइन है कि सोचे समझे रणनीति के तहत जो है अभी जो है एक ही बात 10 लोग उठाएगा, फिर राजनीति के पास जाएगा तो उस बात को दृढ़ करेगा, ठीक ना। वो एजुकेशन की भी बात बोलते हैं, ठीक ना, आपके आरक्षण की भी बात बोलते हैं, वो बंगाल की भी बात करते हैं, झारखंड की भी करते हैं, बिहार की भी करते हैं, हरियाणा के, दिल्ली की भी करते हैं। तो ये अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई जो है नहीं है। लेकिन दोनों के बात में वीआईपी के और निषाद पार्टी के बात में बहुत अंतर है, ठीक ना। निषाद पार्टी से वो बात कहता है जो आज के टाइम में वो कहीं भी वाइबल नहीं है, कहीं भी वो यूज करने लायक चीजें नहीं, ठीक ना। और ये जो है जो बोलता है आज यूज करने लायक, तो दोनों में बड़ा अंतर है। तो डॉक्टर जो बोलता है आप उसको ब्लेम नहीं कर सकते, वो विद्यार्थी बोलता है, ये बोलता है सीधा सपाट बोलता है, तो दोनों में बड़ा अंतर, दोनों में मत करें। नहीं, एक और मेरा प्रश्न था, जैसे दोनों जो पार्टियां आई हैं पहले सामाजिक संगठन बनाई, एक निषाद विकास संघ है जो मुकेश सहनी जी का है, वीआईपी का, और डॉक्टर साहब ने एक संगठन बनाया था राष्ट्रीय, कुछ उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद, हाँ राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद। तो वो सब दिख नहीं रहे उनका गतिविधियां हो रहा है कि नहीं, काम हो रहा है नहीं, कि या टोटल उसी को कन्वर्ट कर दिया इन्होंने पार्टी में। तो सामाजिक संगठन बना के फिर पार्टी बनाना, फिर उसके बाद संगठन को मतलब यूज एंड थ्रो कर देना, ऐसा तो नहीं है ना। फिर ये भी तो एक बहुत बड़ा नुकसान है। नहीं उसका उसको दो रीजन होता है कि जैसे कि राजनीति आपको करना है तो मुकेश सहनी के पास जो था वो किसी भी पार्टी के पास गए तो उनको कोई वैल्यू नहीं दिया, डॉक्टर भी किसी पार्टी के पास गए होंगे कोई वैल्यू नहीं दिया, तो अब उनको वो ठान लिए थे कि हमको राजनीति करना है, तो राजनीति कितनी करेंगे, लोगों को बीच जाकर करना है, ठीक ना। और डायरेक्ट राजनीतिक पार्टी खोल के अब जाएंगे किसी के पास तो वो कहेगा कि ये भी ठग में आ गया, ठीक ना। तो पहले सामाजिक पार्टी बनाया गया, सामाजिक पार्टी बना के लोगों को जोड़ा गया,
ठीक, फिर उन लोगों के सहमति से ही, उन लोगों के सहमति से या उन लोगों के विचार से ही राजनीतिक पार्टी का गठन किया गया। तो भाई यदि आप लोगों को अधिकार देना चाहते हैं, लोगों को भला करना चाहते हैं, तो मास में लोगों को भला करना है तो आप जो राजनीति करके ही कर सकते हैं। जब आप संविधान सभा में जाएंगे, लोकसभा में जाएंगे, वहां पर डिसीजन मेकर होंगे, तो वहां से डिसीजन लेकर लोगों के जीवन में परिवर्तन कर सकते हैं। तो वो जो है पार्टी बनाया गया। दूसरा एक रीजन होता है कि सामाजिक पार्टी के थ्रू जो है आप तमाम उन लोगों को भी जोड़ सकते हैं जिनको कि भारतीय संविधान या जहां वो जॉब करते हैं, ये सब करते हैं, वो उनको अनुमति नहीं देता है, तो उसके थ्रू आप उसको जोड़ सकते हैं, क्योंकि वो किसी राजनीतिक सभा में भाग नहीं लेते हैं। वो एक चैरिटी टाइप से चलता रहता है और लोगों को, लेकिन वो बहुत ही जो है मजबूत होता है। वो जिन लोगों को जोड़ देते हैं वो लोग जो है जल्दी टूटते नहीं। तो उसका एक उद्देश्य था जिसके कारण वो लोग उसको पार्टी के गठन किए। तो आज भी चल रहा। निषाद एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो डॉक्टर संजय ही हैं, और इनका जो है निषाद चेतना या कुछ करके था, नहीं, निषाद विकास संघ है, निषाद विकास। हम्म। तो उसका प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश का जो है श्यामलाल निषाद है। तो पैरेलल में उसका भी मीटिंग होते रहता है। ये तो अभी मीटिंगें उसका कम इसलिए दिख रहा है कि ये जो बड़ा बड़ा मीटिंगें जो है राजनीतिक मीटिंग, लेकिन ज्यादातर लोगों को इकट्ठा करके वही मीटिंग ला रही है इस मीटिंग में। श्यामलाल के जो है संगठन जो हम लोग का परिचर्चा है यहीं पर खत्म करते हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 जनता की क्या मुद्दे हैं, इस मुद्दों पर कौन सी पार्टी क्या अपनी बातें रख रही हैं, सामाजिक मुद्दे जो हैं मछुआ समाज के, उस पर कितने ये लोग खरे उतरेंगी, अब वो आगे देखना है। अब इसी के साथ जो अपनी परिचर्चा है अब इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बबन प्रसाद जी।